पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के आदर्श राज्य व्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी। अब हम उन आदर्श राज्य व्यवस्था की विशेषताओं की आलोचना करेंगे। तो आदर्श राज्य व्यवस्था की जो अवधारणा थी प्लेटो की, उसकी आलोचना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं कि व्यक्ति व राज्य में प्लेटो पूर्ण समानता बताता है, जो कि अनुचित है। व्यक्ति व राज्य में पूर्ण समानता नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है वो जीव वैज्ञानिक एक भौतिक संरचना है, जबकि राज्य एक मानसिक संरचना है। इसलिए राज्य को एक मानव शरीर मानना गलत है। प्लेटो अपनी आदर्श राज्य व्यवस्था में अत्यधिक एकता और अत्यधिक पृथकता की बात करता है, जो कि संभव नहीं है। वो कहता है कि राज्य में साविवी एकता होनी चाहिए, समाज में 3 वर्ग होने चाहिए और उन वर्गों का आत्मा के प्रधान गुण के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण कर देना चाहिए। तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करने चाहिए, यानी कि अत्यधिक पृथकता। इन सब के बावजूद भी वो ये कहता है कि इन सब के बावजूद होते हुए भी उसमें आपस में सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए और राज्य में एक साविवी एकता पाई जानी चाहिए, जो कि कदापि संभव नहीं है। अत्यधिक एकता और अत्यधिक पृथकता पर बल देना अनुचित है। प्लेटो अपनी आदर्श राज्य व्यवस्था के माध्यम से एक समग्रतावादी राज्य की स्थापना करना चाहता है, और समग्रतावादी राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। प्लेटो एक समग्रतावादी राज्य की स्थापना करना चाहता है, क्योंकि वह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। प्लेटो व्यक्ति के लिए अपनी आदर्श राज्य व्यवस्था में कर्तव्यों का निर्धारण तो करता है, लेकिन उसके अधिकारों की बात नहीं करता, तथा इसी के साथ राज्य प्राकृतिक व सांस्कृतिक जीवन को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ राज्य शिक्षा को भी नियंत्रित करता है। शासक वर्ग पर वो किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगाता, अर्थात शासक वर्ग निरंकुश है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो समग्रतावादी राज्य की स्थापना करता है, और जो समग्रतावादी राज्य होता है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में विशिष्टीकरण के सिद्धांत की बात कहता है, लेकिन विशिष्टीकरण के सिद्धांत की भी हम ऐसे आलोचना कर सकते हैं कि प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार उसका वर्ग निर्धारण होने के बाद में वही कार्य करेगा आजीवन। और एक व्यक्ति जब आजीवन वही कार्य करता रहेगा तो उसको उस कार्य में दक्षता हासिल हो जाएगी। लेकिन मनोविज्ञान इस बात को कहता है कि व्यक्ति उम्र, अनुभव और परिस्थितियों के आधार पर समय समय पर अलग अलग कार्य करता है। नंबर 2, हम उनकी इस बात पर भी आलोचना कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेहनत के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति इतना गुण अर्जित कर लेता है तो वो दूसरे वर्ग में नहीं जा सकता, यानी कि एक वर्ग का व्यक्ति उसी वर्ग में बना रहेगा, वह दूसरे वर्ग में नहीं जा सकता। हालांकि प्लेटो ने जो कार्य विशिष्टीकरण का जो सिद्धांत दिया है उसका आधार गुण को माना है, ये सही है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस तरह की जो परंपरा है, इस तरह की जो अवधारणा है, ये वर्गों का निर्धारण है, ये धीरे धीरे गुणों से हटकर कर्म पर आधारित
गुणों से हटकर जन्म पर आधारित हो जाए। तथा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तभी कर सकता है जब वो भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कार्य करे और सभी कार्य करे। यदि वो अपनी आत्मा के प्रधान गुण के अनुसार एक ही प्रकार का कार्य करता रहेगा तो उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और इसके कारण जो है राज्य भी परस्पर तीन विरोधी भागों में बंट जाएगा, जिनमें एकता स्थापित करना संभव नहीं होगा तथा राज्य की एकता भी खतरे में पड़ जाएगी। हमारी राज्य की एकता को भी संकट पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्लेटो के विशिष्टीकरण के सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, और प्लेटो ने अपनी आदर्श राज्य व्यवस्था में जो साम्यवाद की स्थापना की बात कही है, उन्होंने माना है कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इनके पास में कोई परिवार नहीं होगा, इनके पास में कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। लेकिन उदारवादी विचारधारा ये मान के चलती है कि परिवार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये प्राकृतिक अधिकार है और इनके बिना व्यक्ति का जीवन नीरस और उबाऊ हो जाता है। जबकि प्लेटो अभिभावक वर्ग यानी कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के स्त्री पुरुष दोनों को इन से वंचित रखता है, परिवार से वंचित रखता है और संपत्ति से वंचित रखता है। इससे एक ये मनोविज्ञान की दृष्टि से भी ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि व्यक्ति को आगे बढ़ने की या अपना कार्य करने की जो है एक प्रेरणा होती है, वो परिवार के कारण भी होती है, एक निजी संपत्ति के कारण भी होती है। ये भी एक कटु सत्य है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है आदर्श राज्य व्यवस्था में, वो भी दोषपूर्ण है, क्योंकि प्लेटो ये मान के चलता है कि जिस राज्य में जितनी न्याय व्यवस्था होगी वह राज्य उतनी मात्रा में आदर्श होगा। ठीक है, लेकिन प्लेटो के जो न्याय की अवधारणा है वो पूर्णतः एक नैतिक अवधारणा है और वर्तमान में न्याय को एक कानूनी अवधारणा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगली आलोचना हम ये कर सकते हैं कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है। उन्होंने माना है कि उत्पादक वर्ग जो कि समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनको उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया। उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। इससे ये महसूस होता है कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग की घोर उपेक्षा की है और एक वर्गीय व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया है, जो कि वर्तमान में समानता की धारणा से मेल नहीं खाती। इसके साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य व्यवस्था संबंधी विचारों को पढ़ने के बाद उनकी जब हम आलोचना करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि प्लेटो ने दास प्रथा का भी एक तरह से अप्रत्यक्ष समर्थन किया है, अप्रत्यक्ष रूप से दास प्रथा का समर्थन किया है। क्यों कि तत्कालीन नगर राज्यों में, यूनान के नगर राज्यों में दास प्रथा का प्रचलन था, जो कि एक अमानवीय प्रथा थी और उस प्रथा के बारे में, उसके विरोध के बारे में उन्होंने कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया। इससे ये लगता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से उनके समर्थन